नमस्कार। म्यांमार और थाईलैंड के साथ जो परिस्थिति आज है वो बड़ी ही भयानक है और एक त्रासदी है उनके साथ, विशेष रूप से म्यांमार के साथ, क्योंकि वहाँ पर एक सैनिक शासन है और उस सैनिक शासन की स्थिति के कारण से और पिछले कई वर्षों से जो आंतरिक विद्रोह रहा है, उन सब कारणों से वहाँ की सरकार पहले से बहुत कमज़ोर है और उसके सामने बड़ी घटना आई। और इस दौर में दो बड़े शब्द हमारे सामने आए, ऑपरेशन बर्मा और आफ्टर शॉक। इन सबको जानेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हमें जाननी पड़ेगी कि म्यांमार इस परिस्थिति को आसानी से क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा और उसके साथ इतनी बुरी स्थिति क्यों सामने आ रही है। अब इसमें सबसे पहली बात हमें देखनी पड़ेगी कि वहाँ त्रासदी जो हुई, इस त्रासदी में अब तक लगभग 16 से लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग अभी भी घायल हैं, कई दबे हुए हैं, कई मलबे में से निकल रहे हैं। बहुत बुरी वहाँ की स्थिति इस समय है। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये आंकड़े भी हमारे को जो 1600 बताए जा रहे हैं, ये भी वहाँ से आ रहे हैं जहाँ सैनिक शासन है। आप इस बात को मान के चलिए, जहाँ तानाशाही होती है, सैनिक शासन होते हैं, वहाँ चीज़ों को दबाने का पूरा प्रयास रहता है। कहने का मतलब हमें नहीं मालूम कि वहाँ की वास्तविक स्थिति भी क्या है। अब दूसरी बड़ी बात, चूँकि भूकंप आने के बाद कई दिन तक या काफ़ी समय तक बोल सकते हैं, कुछ जो है हलचल भूगर्भिक होती रहती है, क्योंकि प्लेटें होती हैं, प्लेटें हिली हैं तो भूकंप आया। और ये 7.7 की तीव्रता का भूकंप था, तो निश्चित रूप से बड़ा भयानक भूकंप था। नीचे से प्लेटें अच्छे से लिए, अब वो वापस सेट होती ना, तो सेट होते समय भी कई झटके देती हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 15 से ज़्यादा झटके वहाँ आ चुके हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का अनुमान है, वहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी कह रही है। इसे बोलते आफ्टर शॉक, मतलब घटना तो हो ही गई और फिर बार बार जो है फिर हिलना। आप डरे हुए हैं, आप भयानक रूप से डरे हुए हैं, आपने बहुत कुछ खो दिया है और उसके बाद में बार बार उसके बाद वैसे ही झटके महसूस करना, ये इससे इतना बड़ा आतंक हुआ करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये प्रकृति करती है। भूकंप वाले मामले में ऐसा देखने को बार बार मिलता है और ऐसा म्यांमार में अभी हाल ही में हुआ। पिछले 24 घंटे में लगभग 15 से ऊपर बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और इस आफ्टर शॉक को संभालने के लिए साइकोलॉजिकली मजबूत होना पड़ता है और ऐसा होना बड़ा आसान नहीं होता। वहाँ की जनता को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि पहले से जनता परेशान थी, वहाँ की शासन व्यवस्था ही ठीक नहीं थी, आंतरिक रूप से वहाँ गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ पर सैनिक शासन था, पूरी व्यवस्थाएं पहले से खंडित थी, इसलिए बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था। अब इन सब चीज़ों को संभालने के लिए 2-3 बातें हमारे सामने थी और न केवल हमारे बल्कि पूरे विश्व के सामने थी। और उसमें से भारत का सबसे प्रमुख पड़ोसी देश होने के कारण से भारत की चिंता कुछ ज़्यादा थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो चिंताएं सामने आई, वो 3 प्रमुख चिंता रही। पहली चिंता वहाँ का सैनिक शासन, क्योंकि सैनिक शासन होने से वो पूरी तरह से आंकड़े नहीं दे पा रहा। और वो आंकड़े जब तक हमारे पास नहीं आए हैं, किसी भी देश के पास, चाहे चीन भी इसके अंदर पूरा सहयोग कर रहा है वहाँ पर जो है राहत सामग्री पहुँचाने का, और भारत भी कर रहा है, क्योंकि 2 बड़े देश हैं और दोनों का पड़ोसी देश है, तो निश्चित रूप से एक मानवीय सहायता ही मान लीजिए करेंगे ही करेंगे। और साथ ही ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, इन्होंने भी निश्चित रूप से ये बात कही है कि हम जितना हो सकेंगे उतनी सहायता करेंगे और पूरा विश्व ही करेगा। देखिए, मानवीय त्रासदी आती है तो बहुत से देश आगे आते हैं और वो सहयोग करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि वो रह गया सैनिक शासन, वो पूरे आंकड़े दे नहीं रहा, आंकड़े देता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका। सैनिक शासन में वो व्यवस्थाएं नहीं होती, वो जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में या फिर अन्य व्यवस्थाओं में पाई जाती है। वहाँ एक पूरी तरह से सैनिक हायरार्ची होती है, कंट्रोल सेना का रहता है और कठोर शासन होता है। और उस कठोर शासन में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत ढीली डाली जाती है, समाप्त हो जाती है एक तरह से, क्योंकि सब कुछ सेना के अंडर में रहता है। इसलिए पूरे आंकड़े दूसरे देशों तक नहीं पहुँच पा रहे, वो उसके अकॉर्डिंग पूरी सहयोग नहीं कर पा रहे और बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ के 2 एयरपोर्ट, मांडले और नेपिडा, इन दोनों एयरपोर्टों की स्थिति खराब हो चुकी। वहाँ जो ATS टावर है वो सब समाप्त हो चुके। वहाँ पर हवाई यात्राएं जो हैं वो पूरी तरह से बाधित हैं, वो जा नहीं सकती। तो स्थिति ये है कि दूसरे पड़ोसी जो यांगून का है और बाकी जो एयरपोर्ट जो कि कुछ स्थिति में ठीक ठाक बचे हैं, वहाँ पहुँचा रहे। मतलब जहाँ त्रासदी है मूल रूप से, वहाँ तक सहायता, हवाई सहायता पहुँचना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आप हवाई जहाज से जा ही नहीं सकते। बाकी सेवाएं कहाँ उतरना है, कैसे है, हवाई पट्टियों की स्थिति क्या, सब समाप्त हो चुका वहाँ पर। तो ये भूकंप के कारण से दूसरी बड़ी चुनौती सबके सामने है और इसके लिए चीन ने भी अभी सहायता पहुँचाई, तो यांगून के थ्रू पहुँचाई। हम भी जो है भारत में से भी जो है कई
जो साधन पहुंचाए जा रहे हैं, हवाई यात्राएं जो दी जा रही है, हवाई सुविधाएं जो दी जा रही हैं, वो सारी हवाई सुविधाएं यांगून के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं पहुंचा पा रहे। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कि सैनिक शासन होने से आंतरिक विद्रोह रहा इतने दिनों तक। तो वहां पर क्या था कि जनता और सेना में भी तालमेल नहीं था, तो प्रशासन और जनता में तालमेल बिखरा पड़ा था, क्योंकि विद्रोह, आंतरिक विद्रोह चल रहे थे, लोग शासन के खिलाफ, सेना के खिलाफ, उसके खिलाफ अभियान चलाए बैठे थे। तो जनता भी तैयार नहीं थी, कोई सामाजिक संगठन हो या कुछ ऐसी चीजें हों जो आगे बढ़ करके समाज के अंदर गतिविधि करने की स्थिति में हो, ऐसे संगठनात्मक ढांचा भी उस प्रकार का मन नहीं था कि जो सरकार के साथ मिलकर काम कर सके। तो ये तीन बड़ी प्रॉब्लम कि सोसाइटी तैयार नहीं, वहाँ की शासन या सेना तैयार नहीं, और तीसरा वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो इस भूकंप के कारण से कोलैप्स जो थी वो भी समाप्त हो गई। ये तीन बड़ी चुनौतियाँ आज म्यांमार के सामने है। और ऐसे में जो बड़ी राहत की बात अगर करी जा सकती है तो वो भारत की तरफ से की जा सकती है। भारत ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन बर्मा। और चूंकि म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा रहा है पहले, तो ऑपरेशन बर्मा के नाम से हमने ये ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में दो बड़ी जो है कार्रवाई हमने स्टार्ट की है, क्योंकि वहां जो सब सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं वो दो प्रमुख तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं। पहली, जहाज के माध्यम से समुद्री सहायता। समुद्री सहायता में हमने 2 बेड़े भेज दिए हैं, INS सावित्री और INS सतपुड़ा, ये 2 हमने वहां पर भेज दिए, और उसमें काफ़ी सामग्री, जो भी राहत सामग्री थी, अधिकांश जो कि वहाँ की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त सामग्री हमने उनमें लोड करके भेज दी। ये एक प्रयास तो हमने कर दिया, जो कि हो ही सकता था, आसानी से हो गया वो तो। लेकिन जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी हवाई प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ के जो पूरे के पूरे जो मतलब मैंने बताया अभी आपको कि नेपिडा और मांडले, ये दोनों एयरपोर्ट समाप्त हो चुके हैं, वो जो कि उस घटना के इलाके से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों समाप्त है। तो सुविधाएं कहाँ से भेजोगे, क्योंकि ज़्यादातर इनके माध्यम से ही, जैसे मांडले एयरपोर्ट है उसके माध्यम से विदेशी सहायताएं या विदेशी जो जहाज जाते आते रहते हैं, तो वो समाप्ति हो गया, वहाँ से ATS सहायता समाप्त हो गई, तो जहाज जा नहीं सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके बावजूद अब यांगून का रास्ता, जो मैंने बताया अभी आपको, जैसे कि चीन ने जो सहायता पहुंचाई यांगून के थ्रू पहुंचाई, तो भारत ने भी तय किया कि यांगून के थ्रू हम राहत सहायता पहुंचाएंगे। विशेष रूप से हमने एक हॉस्पिटल, एक पूरा का पूरा अस्पताल तैयार किया है, जो डायरेक्ट वहाँ जाकर के एज ए कैंप के रूप में, एक बड़े कैंप के रूप में वहाँ स्थापित किया जाएगा। और ये एक बड़ा प्रयास रहेगा वहाँ की जो हेल्थ इश्यूज है उनको संभालने के लिए, भारत का बड़ा योगदान। और भारत, तीसरी बड़ी बात हम जो कह सकते हैं राहत के रूप में, कि भारत ने खुल के कह दिया है कि हम पूरा जितना हो सकेगा अधिकाधिक सहयोग जो है वो म्यांमार का हम करेंगे। ये तीन बड़ी राहत की बातें म्यांमार के लिए हो सकती है, और हमारा पड़ोसी होने के नाते हमारा एक प्रयास हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैश्विक सहायता की स्थिति क्या है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे मनोयोग से कह दिया कि जितना हो सकेगा उतना हम सहयोग करेंगे। तो एक विश्व की सबसे बड़ी ताकत अगर कहती है तो मानसिक सहयोग निश्चित रूप से मिलता है। दूसरा, ब्रिटेन के अंदर भी इस बात की रखी गई है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो म्यांमार के जो सेना प्रमुख और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उन सब ने अपील की है कि विश्व के जितने भी संगठन या देश जो हमारी सहायता कर सकते हैं उन्हें जरूर करनी चाहिए। कुल मिलाकर के आज एक तरह से ये एक देश के सामने नहीं, ये पूरे विश्व के सामने त्रासदी है, क्योंकि इस देश की व्यवस्था पहले से खंडित थी, कुछ व्यवस्था वहाँ थी नहीं, वहाँ पर सैनिक शासन था, आंतरिक विद्रोह चल रहे थे, और वहाँ ये प्राकृतिक आपदा आने से वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये लोग जल्द से जल्द इस संकट से बाहर आएँ, और ईश्वर इनका पूरा सहयोग करे। और जो आत्माएं गई उनके प्रति हमेशा संवेदनाएं रहती हैं, क्योंकि म्यांमार भारत से कभी अलग था नहीं। ये तो अब की बात है कि म्यांमार हमसे अलग हुआ है। शताब्दियों से, वर्षों से संस्कृति की बात करें तो म्यांमार तो हमारा अपना ही था। बर्मा नाम, उसका पूरा नाम बर्मा है, आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसके लिए हम सबको मानसिक रूप से इस देश के साथ खड़े होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।